बजे और हर इतवार दिन में 1 बजे सिर्फ डीडी। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, जिसे साल 2016 में भारत की पार्लियामेंट से मंजूर किया गया। ये कानून घरेलू खरीदारों का तहफ्फुज करने के साथ साथ रियल एस्टेट इंडस्ट्री को फरोग देने में मदद करता है। ये कानून पार्लियामेंट के जरिए 10 मार्च सन 2016 को राज्यसभा और 15 मार्च 2016 को लोकसभा के जरिए मंजूर हो जाने के बाद 1 मई 2016 से मुल्क में नाफिज हुआ था। किसी भी रियल एस्टेट से जुड़े मंसूबे को पूरा करने में मदद करने के मकसद से रेरा को नाफिज किया गया था। इसका अहम मकसद खरीदारों की शिकायतों को दूर करने और मुल्क के रियल एस्टेट शोबे में शफाफियत लाना और जवाबदेही तय करना है। ये भारत की बड़ी और तेजी से तरक्की करती हुई मईशत के मुताबिक है, क्योंकि भारत में तेजी से इस शोबे में सरमायाकारी हो रही है और मुस्तकबिल में भी बहुत से लोग रियल एस्टेट के शोबे में मजीद इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब प्रॉपर्टी बाजार में कोई कारोबार करता है तब रेरा का मकसद सरमायाकारों, डेवलपर्स, खरीदारों, बैंकों, कानूनी फर्म और बीमा कंपनियों के लिए एक ऑनलाइन सोसाइटी कायम करना है। इसके अहम इंतजामात की बात करें तो रियासती सतह पर एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का कयाम, फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल्स के जरिए 60 दिनों के अंदर तनाज़ात के हल का इंतजाम, सार्फिन से ली गई 70% रकम को अलहदा बैंक में रखने और उसे सिर्फ तामीराती कामों में इस्तेमाल करने का इंतजाम, प्रोजेक्ट से मुतालिक मालूमात जैसे प्रोजेक्ट का लेआउट, मंजूरी, ठेकेदार और प्रोजेक्ट की मियाद खरीदार को लाजमी तौर पर देने का इंतजाम, तामीराती काम तयशुदा मुद्दत में मुकम्मल ना होने की सूरत में बिल्डर के जरिए खरीदार को रकम की अदायगी का इंतजाम। इसके अलावा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की हुक्म की खिलाफ वर्जी की सूरत में बिल्डर के लिए 3 साल की कैद और जुर्माने के इंतजाम के अलावा रियल एस्टेट एजेंट और सारिफ के लिए 1 साल की कैद की सजा का इंतजाम भी इस कानून में किया गया है। आज की पेशकश में इस कानून के फवाइद और अहम नुकात पर रोशनी डाली जाएगी। अपना मुल्क अपना आइन, ताकत संविधान की। नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका इस खास प्रोग्राम में और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। रोटी, कपड़ा और मकान, ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत होती हैं। रोटी और कपड़े के बाद जो मकान की ज़रूरत होती है, उसे देखते हुए गुज़िश्ता दहाइयों में रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर काफ़ी तेज़ी आई। अक्सर हमारे मिलने जुलने वाले और हमारे ऑफिस के लोग भी कोई ना कोई रिहायशी प्रोजेक्ट आपके सामने ज़रूर पेश कर देते हैं, लेकिन रियल एस्टेट के सेक्टर में किसी के साथ कोई धोखा ना हो और इस सेक्टर के अंदर शफाफियत लाने और जवाबदेही तय करने के लिए 2016 में लाया गया रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। आखिर क्या है ये कानून और इसके आने के बाद एक ख़रीदार को कितना तहफ़्फ़ुज़ मिला है, ये जानेंगे आज की इस पेशकश में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता गगनेजा साहिबा और हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट जनाब शांतनु सिंह। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। श्वेता जी, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, इतना बड़ा सेक्टर, हमारी जीडीपी के अंदर भी इसका एक अहम रोल है, क्या ज़रूरत 2016 में पेश की गई कि हाँ अब इसको रेगुलेट करने के लिए एक कानून लाने की ज़रूरत है? कहाँ दिक्कतें आ रही थी, कहाँ परेशानियाँ थीं जिनकी वजह से ये कानून लाया गया? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस पेशकश में शामिल करने के लिए। आपने आज का जो मैटर है रेरा की, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कि जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट है 2016, ये इसकी जो एग्जिस्टेंस है, जो एक्ट की एग्जिस्टेंस है, ये 2016 में आया, लेकिन इसको फुली जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई वो 1 मई 2017 को हुई। जी।
देखिए, सबसे पहले ये है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि 2016 से पहले जो ये सेक्टर था, जो रियल एस्टेट सेक्टर था, ये अनरेगुलेटेड था, ये बहुत लूप साइडेड था, which was completely in the favor of the promoter, in the favor of the developer. तो अगर आप इसके लॉ को, अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव को भी अगर आप देखते हैं, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है रेरा का, टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, efficiency, accountability, and also promote investment in the real estate sector. So this was the main reason to bring or to lay down रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। क्योंकि इससे पहले सबसे पहले क्या था कि जो बायर था, जो बायर की पोजीशन थी, अगर आपने बहुत सारे ऐसे केसेस में आपने देखा होगा, जो बायर की पोजीशन थी बहुत वनरेबल थी, पोजेशन में डिले था, उनको पोजेशन नहीं मिलता था। ये अक्सर जो परेशानी आती थी, जो मेन जो परेशानियां आती थी, उनको कई बार क्या होता था कि ओरिजिनल बिल्डर कौन है, कई बार वो भी उसको ये ट्रेस नहीं कर पाते थे। तो इस एक्ट के आने के बाद एटलीस्ट हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो बिल्डर है, बिल्डर के हमने राइट्स को इस एक्ट ने प्रोटेक्ट किया। नॉट ओनली द राइट्स ऑफ द बिल्डर, इवन द प्रोमोटर राइट्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड। तो बेसिकली ये है कि हमने इसमें अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी और हमने रियल एस्टेट जो सेक्टर है उसको प्रमोट किया। दोनों को, यानी देखा जाए तो प्रोमोटर्स के लिए भी, बिल्डर के लिए भी और ख़ास तौर से ख़रीदार के लिए भी फ़ायदेमंद रहा। लेकिन शांतनु जी से जानना चाहूँगा कि अगर हम इसके ज़्यादा फ़ायदे की बात करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा आपको किसका नज़र आता है इस कानून के अंदर और कैसे? देखिए, ज़्यादा फ़ायदा तो नो डाउट इसमें अलॉटीज़ को हुआ है, फॉर वन वेरी पर्टिकुलर रीज़न कि इसमें ट्रांसपेरेंसी आई है। ये एक अनरेगुलेटेड सेक्टर था पहले, रेगुलेटरी बॉडी आने की वजह से इसमें 3 तरह से अलॉटीज़ को फ़ायदा हुआ है। नंबर 1, जो भी प्रोजेक्ट है इट इज़ बीइंग मॉनिटर्ड बाय एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंट बॉडी कंप्राइजिंग ऑफ जुडिशियल मेंबर्स एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स। नंबर 2, एक टाइमलाइन तय किया गया इस एक्ट के आने के बाद जिसके अंदर की प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट कंप्लीट होगा और प्रोजेक्ट को हैंडओवर किया जाएगा अलॉटीज़ को। तीसरा, यदि किसी कारण से कोई विलंब होता है और प्रमोटर के कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होती है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की, तो रेरा कुछ केसेस में इन प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर करता है, बनाता है अपनी रिसोर्सेज यूज़ करके भी और कई बार ऑक्शन करके नए परचेजर्स ला के भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराता है। तो कुछ हद तक सेफगार्ड दिया गया है अलॉटीज़ को कि अगर आपने पैसा दिया है तो आपको घर मिलेगा। हो सकता है कुछ देरी से मिले, बट मिल ज़रूर जाएगा। आपने रेरा की बात की, क्या ये अथॉरिटीज़ जो हैं ये स्टेट लेवल्स पर कायम होंगी या एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी जो इसको देखती है? देखिए, रेरा अथॉरिटी स्टेट लेवल्स पे कायम की गई हैं। उस पर्टिकुलर स्टेट में जितने भी प्रमोटर्स और रियल स्टेट एजेंट्स हैं उनको सबको अपने आप को जो है रजिस्टर कराना है इस बॉडी के साथ। उसके कुछ पैरामीटर्स तय किए गए हैं, उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। इट्स बेसिकली अ सिंगल विंडो ऑपरेशन जहाँ पे कि आपको एप्लीकेशंस जमा करनी होंगी, अपनी डिटेल्स देनी होंगी, पुराने आपके कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कितने प्रोजेक्ट्स आपने कंप्लीट किए हैं, कहाँ कहाँ डिफ़ॉल्ट हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज़ करना होगा। अपना सैंक्शन मैप देना होगा, बिल्डर कौन है, बिल्डर के बारे में जानकारी देनी होगी। उसके बाद ही आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और अब आप तभी कोई जो है रियल स्टेट का प्रोजेक्ट टेक ओवर कर सकते हैं और बना सकते हैं उसे। आपने सिंगल विंडो की बात की, क्या इससे पहले जो बिल्डर्स हैं, जो प्रोमोटर्स थे, उनको क्या परेशानी आती थी? आपने कहा इसके अंदर कि एक सिंगल विंडो उनको प्रोवाइड की गई है। सर, जैसा कि मैंने कहा कि अनरेगुलेटेड सेक्टर था, तो ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म आया ही पहली बार 2016 के एक्ट के तहत है। देखिए, कोई भी रेगुलेशन जब आता है तो उसकी कंप्लायंसेस कराने के लिए हम जनरली देखते हैं कि कई अलग अलग नोडल डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं और किसी भी व्यक्ति को परमिशन लेने के लिए नोडल डिपार्टमेंट्स के पास जाना पड़ता है। अनलाइक दैट, रेरा ने एक ही सिंगल विंडो बनाई है अपनी कि आपको सिर्फ रेरा के साथ रजिस्टर कराना है। आपको कोई जो है सैंक्शन मैप जो है लेने के लिए किसी दूसरी अथॉरिटी के पास नहीं जाना है, आपको कोई और कंप्लायंस दूसरी जगह जाके नहीं करनी है। आपको सिर्फ रेरा के पोर्टल पे अपनी सारी डिटेल्स अपलोड कर देनी है और वहीं से आपको सिंगल विंडो अप्रूवल मिलेगा। और एक चीज़ और जी श्वेता जी कहना चाहूँगी कि जी। जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 है जी, ये एक सेंट्रल लेजिस्लेशन है और इस लेजिस्लेशन ने मैंडेट किया एवरी स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी टू फॉर्मुलेट देयर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेरा इन द रिस्पेक्टिव स्टेट। तो इसलिए हर स्टेट ने अपने अपने रूल्स, अपने अपने रेगुलेशंस इसमें फ्रेम किया और अपना अपना सबका एक प्रोसीजर है। तो ये जो सेंट्रल लेजिस्लेशन है ये एक मॉडल लॉ है हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के। और आज के अगर टाइम की अगर हम बात करें तो हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने अपना एक जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको उन्होंने
सेटअप किया है और उसको उन्होंने फ्रेम किया हुआ है। आपने अभी कुछ देर पहले एक बात कही थी कि बिल्डर्स के राइट्स को जो है देखा जाए तो प्रोटेक्ट किया गया है, तो वो भी मैं जानना चाहूँगा कि हम आमतौर पर जो ख़रीदार है उसके राइट्स की बात करते हैं, अक्सर वो भी अपने आप को ठगा हुआ या उसके साथ धोखाधड़ी होती है ऐसा महसूस किया गया, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात हुई। लेकिन जिस तरीके से आपने ये भी कहा था कि बिल्डर्स के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया गया है, मैं वो भी जानना चाहूँगा कि उनको किस तरह से देखा जाए तो एक सेफ जोन दिया गया है ताकि वो भी कहीं नुकसान ना उठाएं। जी, जैसे ये जो एक्ट है ये होम बायर के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, इन द सेम वे ये बिल्डर के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल के साथ इसको बताती हूँ कि जैसे अगर हम बात करें जो इन केस अगर जो होम बायर है अगर वो पेमेंट नहीं टाइमली करता है, कि जैसे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है और उसके बाद उसकी ड्यूटी है कि उसको जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है या उसको जो पोजेशन है उसको हैंड ओवर किया जाए। जब पोजेशन को हैंड ओवर किया जाता है तो जो होम बायर है उसको जो रिमेनिंग जो पेमेंट है, जो फंड है, उसको सबमिट करना होता है, उसको डिपॉजिट करना होता है प्रमोटर के पास। अगर वो नहीं कर पाता है तो प्रमोटर को 10% जो उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसके हिसाब से पेनल्टी इम्पोज की गई है इस लॉ में। इन द सेम वे बिल्डर के पास भी उतना ही राइट है उस पेनल्टी को प्रमोटर पे उस बिल्डर पे इम्पोज करने का। और यानी जो खरीदार है उसके पास भी इतना राइट है, अगर वो उसको जुर्माना देना पड़ेगा या जुर्माने की शक्ल में ब्याज देना पड़ेगा, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर जो बिल्डर है या प्रमोटर है अगर वो देरी कर रहा है उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो शांतनु जी वहाँ कहाँ कस्टमर का फायदा नजर आता है आपको, किस तरीके से? अगर बिल्डर के एंड से प्रोजेक्ट को हैंडओवर करने में या एक अलॉटी की यूनिट को हैंडओवर करने में कोई डिले है तो MCLR which is marginal cost of lending rate plus 1% is the penalty which is imposed upon the promoter. अगर अलॉटी डिले करता है पेमेंट करने में, से फॉर एग्जांपल कोई कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है, उस कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में अगर अलॉटी कोई देरी करता है तो उस पर जो है बिल्डर भी पेनल्टी लगा सकता है। अगर कोई अलॉटी टाइमली पेमेंट नहीं करता है या अपने फ्लैट का पोजीशन लेने नहीं आ रहा है तो इस एक्ट में बिल्डर को ये राइट है कि वो 10% ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड डिडक्ट करके बाकी का पैसा उसको अलॉटी को रिफंड करके और वो यूनिट फर्दर सेल कर सकता है। और बिल्डर का सबसे बड़ा जो राइट है, अगर हम उसके राइट की एडवांटेज की बात करें इस एक्ट के अंडर जो बिल्डर को है, देखिए अगर ट्रांसपेरेंसी आएगी तो ऑटोमेटिकली रियल एस्टेट सेक्टर को बूम मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली इसमें जो बिल्डर का जो राइट है वो प्रोटेक्ट होगा। हाँ, वो प्रोटेक्ट होगा। लेकिन अक्सर ऐसा भी देखा गया है, आप दोनों से ही मेरा सवाल है, स्पेशली शांतनु जी से जानना चाहूँगा, अक्सर बिल्डर्स ने ये भी किया है कि पहले उन्होंने पैसा लिया और जब वो लोगों से पैसा लेते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, उसके बाद उस पैसे को दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देते हैं और पहला जो प्रोजेक्ट है वो ऑटोमेटिकली डिले होना शुरू हो जाता है। इस प्रॉब्लम्स को देखा जाए सॉल्व करने के लिए, इससे निजात पाने के लिए आखिर ये कानून क्या कहता है इसमें? देखिए, इसमें 2 स्टेप लिमिटेशंस लगाई गई हैं। पहला तो ये, कोई भी बिल्डर किसी भी यूनिट की सेल के लिए 10% से ज़्यादा पैसा बगैर बिल्डर बायर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किए नहीं ले सकता। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जो भी पैसा एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आता है जो कि आपने रेरा के पोर्टल पर रजिस्टर किया है, वो बैंक अकाउंट भी रेरा के सुपरविजन में रहता है। तो जितना भी पैसा उस अकाउंट में आता है उसका 70% ऑफ द अमाउंट उसको जो है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन में ही यूज़ करना है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जब वो रजिस्ट्रेशन कराता है तो उस टाइम पे उसको डिस्क्लोज करना होता है कि पिछले 5-7 सालों में मैंने कितने प्रोजेक्ट्स और अंडरटेक किए हैं, जस्ट टू इंश्योर कि कहीं कोई डाइवर्जन ऑफ फंड्स तो नहीं हो रही है। तो इस तरीके से रेरा एक बहुत क्लोज चेक रख सकता है। जो पहले बिल्डर्स किया करते थे कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया और फिर तुरंत ही उसका पैसा निकाल के दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया, वो अब काफ़ी हद तक इस एक्ट के आने के बाद मुश्किल हो गया है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जब इंसान कोई जाता है, कोई भी अपना, चाहे वो उसको फ्लैट ख़रीदना हो या कुछ भी वहाँ वो ख़रीदना चाहता है किसी कॉम्प्लेक्स में, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उसको अक्सर नहीं दी जाती है। बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि जब वो लोग उसमें कुछ पैसा दे देते हैं, कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं, तो उसके बाद उनको उसके ताल्लुक से कई अलग अलग तरह की जानकारियाँ मिलती हैं। ये जानकारी उस तक पहुँचे क्या? इस कानून के अंदर श्वेता जी ऐसा कोई इंतज़ाम किया गया है कि एक अलॉटी जो है या एक ख़रीदार जो है उसको भी पूरी इन्फॉर्मेशन उस प्रोजेक्ट की होनी चाहिए? जी देखिए, सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि ये सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, कि कौन से यूनिट्स पे इस एक्ट को, ये एक्ट जो है वो अप्लाई होता है। जी, बहुत 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 ये बहुत अहम होता है कि ये बहुत अहम होता है कि देखिए, कोई भी जो ट्रांजैक्शन ऑफ सेल है, चाहे वो फ्री होल्ड है,
चाहे वो लीज होल्ड है, पहली बात अगर उसका जो प्लॉट का एरिया है या अगर वो अपार्टमेंट है, अगर वो अपार्टमेंट के जो यूनिट हैं मोर देन 8 हैं, जो फ्लोर्स की मैं बात कर रही हूँ, और 500 स्क्वायर फीट का वो एरिया है, वहाँ पे ये एक्ट अप्लाई होता है। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये है, ये बायर बीवेयर, दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द बायर टू नो कि जो रेरा है वो किन यूनिट्स पे अप्लाई होता है। सेकेंडली, अगर जो भी ट्रांजैक्शन है जो अगर वो रेंट से रिलेटेड है, जो रेंट से रिलेटेड है उस पे जो रेरा है वो अप्लाई नहीं होता है। तो इसीलिए कि बायर को कैसे पता चलेगा, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो इस एक्ट के आने के बाद जो हम ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी की जो बात करते हैं, जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, जी, जो अहम मकसद है, जो इसका अहम मकसद है, उसमें ये है कि सबसे पहले दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रमोटर, दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द डेवलपर टू रजिस्टर द प्रोजेक्ट। अगर वो रेरा का प्रोजेक्ट है, अगर वो रेरा में आ रहा है, जो मैंने आपसे सबसे पहले बात करी, तो सबसे पहले उसकी ये ड्यूटी बन जाती है प्रमोटर की कि उस प्रोजेक्ट को अपने कंसर्न जो स्टेट अथॉरिटी है उसमें उसको रजिस्टर करें, और उसके रजिस्ट्रेशन में उसके प्रमोटर की सारी डिटेल होगी, उस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल होगी, उसका लेआउट प्लान होगा, उसकी अप्रूवल है, जो गवर्नमेंट की अप्रूवल है। लेआउट में अगर कहीं वो कुछ चेंज करना चाहता है, कोई भी अगर प्रमोटर है वो अपने लेआउट में चेंज करना चाहता है प्रोजेक्ट के, तो उसमें कहाँ जो खरीदार है उसका कहाँ रोल अहम हो जाता है कि वो क्या बिल्डर अपनी तरह से कोई भी प्रमोटर चेंज कर सकता है अपने प्रोजेक्ट के लेआउट में, या वहाँ भी उसको बांधा गया है कहीं ना कहीं? बिल्कुल बांधा गया है, वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता है। देखिए वही तो हम बात कर रहे हैं कि पहले 2016 से पहले बिल्डर की, प्रमोटर की बहुत मनमानी थी। अब इसके आने के बाद वंस द इंफॉर्मेशन इज डिस्क्लोज्ड, once the information is given about the project, he cannot make any changes, कोई भी उसमें वो चेंज नहीं कर सकता है जब तक, लेकिन हाँ उसमें अगर उसको चेंज करना है तो उस चेंज का जो उसको नोटिफाई करना पड़ेगा, उस चेंज को प्रॉपरली उसको नोटिफाई करना पड़ेगा, और जो बिल्डर है उसको क्वार्टरली उस प्रोजेक्ट की जो भी इम्प्रूवमेंट है, जो भी उसमें काम हो रहा है, उसकी जो डिटेल है वो वेबसाइट पे अपलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आप प्रोजेक्ट को रजिस्टर करेंगे तब अथॉरिटी उसको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड उसको जनरेट करेगा, और बिल्डर जो है अपना जो प्रोजेक्ट है वो उनकी जो रेरा की जो वेबसाइट है वो एक होम पेज, वहाँ पे जाके अपना जो प्रोजेक्ट का पेज है वो डेवलप करेगा, और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन है उसमें डिस्क्लोज, तो डिस्क्लोजर अग्रीमेंट्स, जो डिस्क्लोजर उसको काफ़ी सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी रिगार्डिंग दी प्रोजेक्ट, और क्वार्टरली उसको मेंटेन करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन को। यानी कहीं ना कहीं उसको अब देखा जाए जवाबदेह किया गया है, उसको ड्यूटी बाउंड किया गया है कि आपको वो तमाम इन्फॉर्मेशन देनी होगी और क्वार्टरली उसको अपडेट भी करना होगा। यहाँ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर अभी चर्चा करनी बाकी है, जिसमें हम कारपेट एरिया की भी बात करेंगे, और इसके अलावा हमारी अदालतों ने इस ताल्लुक से क्या कुछ फैसले किए हैं उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, वक्फे के बाद फिर हम हाजिर होते हैं इसी पेशकश में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम, बट अभी भी मैं समझता हूँ कि जहाँ तक अलॉटीज़ का जो तबका है उनको अभी थोड़ा सा जागरूक होने की और ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि बहुत सारी रेरा क्या कुछ जागरूक करना चाहेंगे, किस तरीके से अवेयर करना चाहेंगे? मैं चाहूँगा आपके ज़रिए हमारे व्यूअर्स जान सकें। बीइंग अ डिलिजेंट अलॉटी, मेरे ख्याल से 3-4 चीज़ें हैं जो अगर कोई अलॉटी फ्लैट खरीदने के पहले ध्यान में रखे तो शायद काफ़ी हद तक वो इस डिले से जो उसकी एक मंशा होती है मेरा पैसा ना डूब जाए, उससे बच सकता है, धोखे से बच सकता है। रेरा आने के बाद सभी बिल्डरों ने अपने प्रोजेक्ट्स की पूरी जानकारी रेरा के पोर्टल पे अपलोड की है। आप अगर किसी प्रोजेक्ट में कोई यूनिट खरीदना चाहते हैं तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप उससे पहले रेरा की वेबसाइट पे जाके उस प्रोजेक्ट के बारे में सारी जानकारी निकालें। यानी जो भी खरीदार है वो इस वक्त बहुत गौर से उसको सुनना चाहिए जो शांतनु जी इस वक्त बता रहे हैं कि क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जब आप कहीं पर कुछ खरीदना चाहते हैं या आपके सामने कोई प्रोजेक्ट लेकर के आता है कि आप वहाँ ज़मीन खरीद लीजिए, वहाँ फला जगह पर फ्लैट खरीद लीजिए। अगर ऐसा कोई आपसे कहता है तो उन तमाम बातों से पहले आप इन बातों को ज़रूर सुने जो इस वक्त शांतनु जी पॉइंट्स बता रहे हैं। जी देखिए, कुछ चीज़ों का जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए उसमें सबसे पहली तो ये है कि आप रेरा की वेबसाइट पर जाके उस प्रोजेक्ट के बारे में ये देखें कि उसकी डेडलाइन क्या है। अक्सर बेचने की ख्वाहिश रखने वाले लोग आपको जनरली फुसलाने की कोशिश करेंगे कि साहब हम 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में आपको पोजीशन हैंडओवर कर देंगे। बट आप ये मान के चलें कि रेरा की वेबसाइट पे जो डेडलाइन रेरा अथॉरिटी ने तय की है
बिल्डर उससे पहले आपको पोजीशन देने के लिए बाध्य किसी भी रूप से नहीं है जी। वो डेडलाइन एट द मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए फर्दर एक्सटेंड की जा सकती है, विच इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अथॉरिटी, बट 6 मंथ्स के बियॉन्ड कोई एक्सटेंशन नहीं मिल सकता। तो यदि आप फ्लैट खरीदने जाते हैं और कोई ब्रोकर या कोई प्रॉपर्टी डीलर आपको कहता है कि साहब आप ये इसमें पैसा निवेश करें, आपको 2 महीने में कब्जा मिल जाएगा, तो मेरा मानना है कि आप पहले रेरा की वेबसाइट पे जाके चेक कर लें कि डेडलाइन क्या तय की गई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी डेडलाइन ऑलरेडी निकल चुकी है। यदि उसकी डेडलाइन निकल चुकी है तो ये स्वाभाविक है कि वो प्रोजेक्ट डिफॉल्ट में चल रहा है, कुछ ना कुछ उसके खिलाफ कार्रवाई रेरा में चल रही होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप देख सकते हैं वो है आपका लेआउट प्लान। अक्सर आप देखेंगे निवेशकों का ये एक बहुत बड़ा कंप्लेंट और ग्रीवांस होती है कि साहब हमने तो यूनिट ग्राउंड फ्लोर पे बुक की थी, पर जब हम पोजीशन लेने गए तो बिल्डर ने हमें यूनिट 9th फ्लोर पे दे दी। जी। देखिए, इसके लिए आप साइट प्लान का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। साइट प्लान भी रेरा की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है और आप उसके मुताबिक देख सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि साइट प्लान में 9 ही फ्लोर पास थे और आपको यूनिट ही 12वें माले पे दी जा रही है, तो इसका मतलब है कि साइट प्लान का वायलेशन हुआ है। यदि किसी को ऐसा लगता है कि उसने कोई दूसरी यूनिट बुक की थी और बाद में उसकी यूनिट चेंज की जा रही है, तो रेरा अथॉरिटी के पास कंप्लेंट फाइल कर सकता है। कंप्लेंट फाइल करना बहुत ही सहज प्रक्रिया है। किसी भी रेरा अथॉरिटी के सामने आपको एक प्री फिल्ड फॉर्म भरना होता है, उसके साथ 1000 रुपये की फीस जमा होती है और आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ये कोई भी जो बायर्स है कोई भी जाकर के, अगर कोई भी ग्राहक है वो ये काम कर इन सकते पर्सन भी जाके फाइल कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको किसी लीगल Online- एडवाइस की online जरूरत भी हो facility या देता है। एडवोकेट। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से उसको किया जा दोनों सकता है। तरीके से होते हैं। बहुत सारी रेरा ऐसी हैं जो कि 100% ऑनलाइन हो चुकी हैं, जैसे यूपी रेरा ने अपना कंप्लेंट फाइल करने का एक बहुत ही सहज पोर्टल हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अपनी वेबसाइट पे ही बना दिया है। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहीं अपलोड करने हैं, आपको कहीं भागा दौड़ी करने की, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि हियरिंग भी वहाँ वीसी से होती है। 100% वर्चुअल हियरिंग, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हियरिंग हो रही है एज फार एज यूपी रेरा इज कंसर्न। इसी पैटर्न पे और बहुत सारी रेरा हैं जो कि हाइब्रिड का भी ऑप्शन दे रही हैं। तो अगर अलॉटी चाहे तो वो थोड़ी सी इन जानकारियों को एकत्रित करके अगर थोड़ा सा भी अवेयर रहे, थोड़ा सा भी अवेयर जागरूक रहे रहे तो तो उसके किसी साथ धोखे की गुंजाइश नहीं बिल्कुल, रहेगी। बिल्कुल। लेकिन जहां हम डेवलपर्स की बात करते हैं और वो कोई भी अपना प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं, कहाँ से उनको एनओसी की जरूरत पड़ती है, कौन कौन सी ऐसी एनओसीज हैं जो उनके लिए लाजमी है, और वो वेबसाइट पर भी वहां पर अपलोड होनी जरूरी है तमाम तरह के कागजात। देखिए, जितने भी प्रोजेक्ट्स डेवलप होते हैं, रेरा इज जस्ट अ रेगुलेटरी बॉडी। जो उनको परमिशन चाहिए वो उनकी अपनी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट्स बाय वे ऑफ डिफरेंट अमेंडमेंट्स, प्रोमलगेशन, ऑर्डिनेंस के थ्रू वो लाती हैं। वो आपको परमिशंस तो अपनी नोडल एजेंसी से लेनी है, बट उनकी एक प्रति आपको यूपी रेरा की वेबसाइट पे भी अपलोड करानी जरूरी है। यूपी रेरा ने स्पेशली पिछले कुछ दिनों एक ऑफिस ऑर्डर इशू किया था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये देखा था कि प्रमोटर्स को जनरली ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट अथॉरिटी से लेने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। तो उसको सहज करने के लिए यूपी रेरा ने एक ऑफिस ऑर्डर जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि किसी बिल्डर के पास 4 एनओसीज हैं, फायर, लिफ्ट, स्ट्रक्चर एंड सेफ्टी, तो वो जो है पोजीशन हैंडओवर अपने अलॉटीज को कर सकता है। क्या कस्टमर भी यही चेक करे जो आपने 4 एनओसीज बताई? बिल्कुल, मेरे ख्याल से एज फार एज कस्टमर इज कंसर्न, भाई उनका ओसी और सीसी आना एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, उसके अपने इफ्स एंड बट्स हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एजेंसी से किसी बिल्डर का किसी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट चल रहा हो, जैसे ईडीसी चार्ज, आईडीसी चार्ज पे अक्सर डिस्प्यूट होता ही है। जहाँ जिन शहरों में मेट्रोज आ गई हैं वहाँ मेट्रो सेस को लेके आप देखेंगे अक्सर अलॉटी और प्रमोटर और गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच में कुछ ना कुछ खींचतान चलती है। लेबर सेस को लेके अक्सर खींचतान चलती है, जिसके चक्कर में सीसीओसी अटक जाती है। सीसीओसी न मिलने की वजह से जो यूनिट बन के तैयार हो गई है उसको उसके अलॉटी को न दें, तो ये शायद कहीं ना कहीं अलॉटीज के फेवर में नहीं रहता। इसलिए रेरा बहुत सारी रेरा अथॉरिटीज ने ये निर्णय लिया कि यदि ये 4 मुख्य एनओसीज आ गई हैं तो आप एटलीस्ट फ्लैट का कब्जा तो हैंडओवर कीजिए। जिस आदमी ने अपनी गाड़ी कमाई लगाई है वो बेचारा किराए के मकान से निकल के अपने मकान में तो है। लेकिन जहां आपने रेरा की बात की, यहाँ श्वेता जी से जानना चाहूँगा कि आखिर अथॉरिटी की पावर्स कितनी हैं, कितनी उसको ताकत दी गई है इन तमाम मामलात को देखने के लिए, और अगर कहीं कोई गलती करता है तो अथॉरिटी किस तरह से उस पर जुर्माना लगा सकती है? जी देखिए, अगर आप इस लॉ को देखते हैं, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट को देखते हैं, तो वो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेरा अथॉरिटी की। देखिए, जो अथॉरिटी की अगर आप पावर्स को देखेंगे, क्योंकि एक तो ये है कि प्रॉपर एक ये बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी है, और उसमें उनके पास जो राइट हैं इन केस कि अगर पोजेशन में डिले होता है, अगर पोजेशन में डिले होता है उसको हैंडल करेंगे। और अगर कोई भी मैटर ऐसा है कि
देखिए, सबसे पहले ये था कि अगर हम प्री रेरा की अगर हम बात करें, प्री रेरा और पोस्ट रेरा में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि पहले जो होम बायर था वो अपने ग्रीवियंस, कहीं उसके जो ग्रीवियंस थे वो एड्रेस नहीं होता था। अब रेरा अथॉरिटी के आने के बाद अगर हम पोस्ट रेरा की बात करें तो जो अथॉरिटी है दे जस्ट ट्राई टू मेक अ बैलेंस, दे जस्ट ट्राई टू, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है होम बायर में या प्रमोटर और डेवलपर में, तो उस उनके जो डिस्प्यूट है उसको हैंडल करने में, अगर कोई भी पोजेशन से रिलेटेड, कोई भी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड, कहने का मतलब जो भी मुद्दे हैं या जो भी मैटर है जो रेरा के अंडर आते हैं, जो भी ग्रेवियंस रेरा के अंडर आता है, तो वो जो सारे के सारे जो ग्रेवियंस हैं उनको जो रेरा अथॉरिटी है उसको डील कर सकती है, उसमें सक्षम है उसको डील करने के लिए, उसको सक्षम। लेकिन अगर हम वक्त की बात करें तो इसमें अक्सर बहुत से लोगों का काफ़ी लंबा समय ज़ाया होता है। श्वेता जी, समय की अगर हम बात करें तो क्या कुछ समय भी तय किया गया है कि इतने वक्त के अंदर इस तरह का कोई भी अगर मामला आता है तो उसको तय कर लिया जाए? जी देखिए, अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे तो लिमिटेशन पीरियड तो नहीं है कि कब आप इसकी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, कब नहीं आप फाइल कर सकते। लेकिन अगर आप इसमें, अगर आप किसी कंज्यूमर ने या किसी होम बायर ने अथॉरिटी के पास कोई भी कंप्लेंट फाइल करी है, जो भी मैटर रेरा में, जहाँ पे भी उसके राइट्स की, रेरा के अंडर राइट्स की वायलेशन होती है, तो उसमें 30 डेज़ का टाइम है जी, कि जो अथॉरिटी है, वो 60 डेज का भी किसी टाइम की बात की गई है। शांतनु जी, वो 60 दिनों के अंदर क्या हल करना है मसले को, कौन करेगा? सर देखिए, हमारे यहाँ जितने भी एक्ट्स प्रोमलगेट होते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक लिमिटेशंस फिक्स की जाती हैं कि उस पीरियड के अंदर उन कंप्लेंट्स का निस्तारण होगा। बट देखिए, आफ्टर ऑल वी हैव टू रियलाइज़ वन थिंग कि बर्डन जो हमारे सिस्टम पे है उसको मद्देनज़र रखते हुए इन टाइमलाइन के कंप्लायंस के अंदर किसी भी चीज़ का निस्तारण कर पाना संभव प्रैक्टिकली नहीं। सर, पेंडेंसी को कम करने के लिए तो ये अथॉरिटीज बनाई गई थी ताकि हमारी अदालतों के ऊपर बोझ ना बढ़े, और अब अगर क्या इनके तहत भी इस अथॉरिटीज पर भी देखा जाए तो बर्डन है काफी? सर, बर्डन तो लाजमी है होना, क्योंकि जिस तरह से रियल स्टेट सेक्टर पिछले करीब 10 सालों में हमारे कंट्री में ग्रो किया है, नंबर ऑफ अलॉटीज मल्टीप्लाई हो रहे हैं पर डे बेसिस पे। अथॉरिटीज़ की अपनी लिमिटेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब वो किसी और दिन इन बातों पे चर्चा करेंगे। नहीं, कुछ पावर्स तो हम जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर उनको कितना इख्तियार दिया गया है। मैं पावर्स पे भी आऊँगा और मैं अलॉटी के पर्सपेक्टिव से भी उसको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, रेरा एक्ट आ जाने का मतलब ये नहीं है कि आप कंज्यूमर फोरम में या सिविल कोर्ट में कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकते। ये एक एडिशनल रेमेडी प्रोवाइड की गई है लेजिस्लेचर द्वारा। कई बार लोग ये भी महसूस कर रहे होंगे कि भाई हमारा जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है इसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज है, और आर्बिट्रेशन एक्ट किसी भी दूसरी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को बाहर करता है। इस लूप होल को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कई जजमेंट्स के द्वारा प्लग इन किया है, एंड दे हैव टाइम एंड अगेन सेड कि कंज्यूमर फोरम का जुरिस्डिक्शन और रेरा का जुरिस्डिक्शन इज ऑलवेज इन एडिशन टू आर्बिट्रेशन क्लॉज। कई बार अलॉटीज बिल्डरों के दफ्तरों में जाते हैं और वहाँ उन्हें ये सुनने को मिलता है कि आपके एग्रीमेंट में तो आर्बिट्रेशन क्लॉज है और आप कोर्ट नहीं जा पाएंगे। तो मैं उन लोगों को ये बता दूं कि यदि ऐसा कोई कहता है तो ये कहना बिल्कुल गलत है। आर्बिट्रेशन क्लॉज के बिल्डर बायर एग्रीमेंट में होने का ये मतलब नहीं है कि आप रेरा में नहीं जा सकते हैं। इट्स एन एडिशनल रेमेडी प्रोवाइडेड टू यू। आप हमेशा रेरा में जा सकते हैं, कोई उस पर बार नहीं है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, यदि किसी अलॉटी को ये लगता है कि मेरे को पोजेशन देने का जो टाइमलाइन था बिल्डर उसको एक्सीड कर रहा है, या देयर इज एन अनजस्टिफाइबल डिमांड जो कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट में नहीं प्रेस्क्राइब थी, या देयर इज अ डेविएशन फ्रॉम सैंक्शन मैप, और देयर इज अ चेंज ऑफ अलॉटेड यूनिट, या किसी भी और तरीके की शिकायत अगर उसकी होती है तो रेरा में कंप्लेंट फाइल कर सकता है। रेरा अथॉरिटी के पास 3-4 प्रमुख पावर्स हैं। नंबर 1, वो पोजेशन देने के लिए किसी भी बिल्डर को बाध्य कर सकता है। नंबर 2, जो डिले हुआ है पोजेशन हैंडओवर करने में उसके लिए डैमेजेस के रूप में इंटरेस्ट दे सकता है, जो कि जनरली MCLR + 1% है। कुछ रेराज MCLR + 2% भी देती है। एक एडजुडिकेटरी बॉडी भी बनाई गई है। इस डिले की वजह से यदि किसी अलॉटी को किसी दूसरे तरह का डैमेज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आदमी रेंट पे रह रहा है, उसको ये एश्योरेंस दिया गया था कि मैं 1 साल या 1.5 साल में आपको पोजीशन हैंडओवर करूंगा, और 10 साल तक भी बिल्डर नहीं पोजीशन दे पा रहा है जी, और वो नहीं दे पा रहा है, तो उस केस में जो आपका एंसिलरी डैमेजेस हैं, जैसे से फॉर एग्जाम्पल रेंट पर मंथ का जो आपको रेंटेड अकोमोडेशन में रहना पड़ रहा है, उसके लिए भी आप क्लेम फाइल कर सकते हैं रेरा अथॉरिटी में। वो भी रेरा के पास प्रोविजन है कंपनसेट करने का, यानी वो क्लेम भी उसको मिल सकता है। बिल्कुल। इन एडिशन टू दिस, अगर रेरा अथॉरिटी को लगता है कि कोई प्रमोटर या कोई बिल्डर एक विलफुल डिफॉल्टर है, जो कि जनरली अमूमन अपने अलॉटीज के साथ एक पर्टिकुलर टाइप की प्रैक्टिस अडॉप्ट किए हुए है, या किसी ने डेविएशन किया है सैंक्शन मैप में,
तो वो अप टू 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट की पेनल्टी भी उस बिल्डर के ऊपर लगा सकता है। देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर इम्पोजिशन ऑफ सेंटेंस ऑल्सो। अगर वो कोई कंप्लायंस नहीं करता है तो 3 साल की सज़ा हो सकती है। यदि किसी के फेवर में कोई अवार्ड पास हुआ है और उसके वो जो है बिल्डर उसको नहीं कंप्लाई करता है तो रेरा के पास यहाँ तक पावर है कि उस पैसे की वसूली के लिए वो आरसी इशू करके उसको एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू थ्रू तहसीलदार और जो दूसरा मैकेनिज्म ऑलरेडी इन प्लेस है उसके थ्रू वो पैसा रिकवर करा सके। अकाउंट्स फ्रीज किए जा सकते हैं बिल्डर्स के। तो ऐसी तमाम पावर्स रेरा के पास हैं जिससे कि वो अपने द्वारा पारित किया गया कोई भी आदेश इंप्लीमेंट करा सके। और इसमें एक और भी एडिशन करना चाहूँगी, इसमें जो रेरा अथॉरिटी है उसको इंटरिम मेजर, जो इंटरिम ऑर्डर है वो भी पास किया जा सकता, वो भी अथॉरिटी जो है वो पास कर सकती है इंटरिम मेजर कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स विच आर पेंडिंग बिफोर द रेरा अथॉरिटी। और अपार्ट जैसे शांतनु जी ने बहुत अच्छे से बताया कि इसमें जो कॉम्पनसेशन है कि अगर कोई डैमेज, अगर इन केस जो अलॉटी है इन केस इफ यू सफर्ड एनी डैमेज तो अथॉरिटी के पास इतनी पावर है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए भी उसको कॉम्पनसेट किया जाएगा। लेकिन यहाँ अब एक खरीदार उसको ये लगता है कि कहीं प्रोजेक्ट के अंदर लेआउट में कोई चेंज कर दिया गया है या कहीं अब वो वहाँ से निकलना चाहता है और वो कुछ रकम पहले ही दे चुका है, क्या उसका एग्जिट का कोई ऐसा सेफ पॉइंट भी इसके अंदर दिया गया है कि जहाँ जो खरीदार है वो सेफली एग्जिट कर सके, अपने पैसा वापस पा सके? देखिए नोमान जी, इस एक्ट के आने का उद्देश्य एक ये भी था कि रियल एस्टेट सेक्टर को डेवलप करना है। देखिए कोई भी प्रमोटर या बिल्डर जो पैसा लगा के एक पर्टिकुलर सोसाइटी या एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इनिशिएट करता है उसको भी कहीं ना एक हद तक एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी होनी चाहिए कि यदि मैं फ्लैट किसी को बेच रहा हूँ जी तो मैं भी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो उन तय मानकों पे मेरे को पैसे देगा। अगर कंस्ट्रक्शन प्लान है तो उसके हिसाब से या जो टाइमलाइन हमने तय की है उसके हिसाब से। आफ्टर ऑल जो प्रमोटर प्रोजेक्ट बना रहा है वो भी लाजमी सी बात है अपनी जेब से पैसा लगा के नहीं बनाएगा, वो भी अपने सेलर्स से जो है पैसा अलॉटी से पैसा इकट्ठा करता है और उसके बाद उसको प्रोजेक्ट में लगाता है। यदि बिल्डर विद इन टाइम आपको जो है नहीं पोजीशन दे पा रहा है या कोई डिले है, उस केस में रेरा अथॉरिटी के पास पावर है कि वो कंप्लीट पैसा रिफंड करने का ऑर्डर पास कर सकती है विद रीजनेबल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। उसमें कई चीज़ें देखी जाती हैं, प्रमोटर ने कोई जेन्युइनली डिफॉल्ट किया है या कुछ ऐसे रीजंस रहे हैं जो कि उसके कंट्रोल में नहीं थे। जैसे कोविड का पीरियड था, 2 साल तक हम भी जानते हैं कि किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं हो पाई, ग्रैप लग जाता है। हम देखते हैं कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली एनसीआर में अक्सर ग्रैप की कंडीशंस इंपोज होती हैं, हमारी एयर क्वालिटी खराब होती है तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन पे रोक लग जाती है। तो जो आपने 2 साल का टाइम दिया है उसको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, उसमें 6 महीने का फर्दर एक्सटेंशन हो सकता है इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन जहां जेन्युइन रीजंस हो, यदि 2.5 साल के बियॉन्ड डिले है या आपने जो है बुकिंग से 2.5 साल तक आप नहीं दे पाए हैं, उन केसेस में रेरा अथॉरिटी आपको 100% रिफंड करने की भी ऑर्डर्स पास कर सकती है। लेकिन उसमें जैसे आपने जो जिक्र किया कि मान लीजिए किसी ने, होम बायर ने कोई फ्लैट को बुक किया लेकिन जो डिले है वो बिल्डर के पार्ट में नहीं है क्योंकि अभी डेडलाइन तो अभी आई ही नहीं है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है क्या वो उससे पहले क्या वो रिफंड क्लेम कर सकता है? जहां वो निकलना चाहता है, अगर वो निकलना चाहता है, अपनी मर्जी से निकलना चाहता है तो वो प्रोविजन नहीं है उसके पास। वो सिर्फ उसीलिए है कि इन केस इफ देयर इज अ डिले इन हैंडिंग ओवर द पोजेशन ऑफ द फ्लैट, उस टाइम पे रिफंड मिल सकता है। लेकिन अगर वो अभी डेडलाइन नहीं आई है लेकिन उससे पहले वो अपनी मर्जी से उस जो फ्लैट है वो उससे बाहर नहीं आ सकता, यानी कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट होगा शांतनु जी तभी वो मैदान में आ सकता है और तभी निकल सकता है। नहीं तो अगर उससे पहले निकलना चाहे तो 10% जो उसने पैसा दिया है उसकी कुर्बानी दे के वो चाहे तो बाहर आना चाहे तो आ सकता है, बट 10% is what builder will confiscate from the amount deposited। और जब हम इसी तरह के इन्वेस्टर्स की हम बात करते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी होते हैं और हम चाहते हैं कि इस सेक्टर के अंदर भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़े। क्या उनको भी हमने प्रोटेक्ट किया है जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, या उनके लिए कुछ स्पेशल कैटेगरीज रखी गई हैं, कोई स्पेशल उनके लिए रियायत दी गई है? देखिए रियल स्टेट सेक्टर में FDI परमिट कर दी है गवर्नमेंट ने, उसके अपने मानक हैं। FDI लाने के लिए आपको जो कंप्लाइंसेस हैं वो तो करनी ही पड़ेंगी, बट रेरा एक्ट में एज सच कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने का कोई अलग से प्रावधान नहीं है। जो प्रावधान बाकी लोगों के लिए है वही फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी है, मानक वही से मानक रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं। लेकिन जहां प्रोमोटर्स काम नहीं कर पा रहा जैसे आपने कहा और वो डिले हो रहा है उसके अंदर और आखिर में वो फाइनली वो हाथ खड़े कर देता है कि मैं अब आपको फ्लैट नहीं दे सकता, ऐसी सिचुएशन में एक तरफ तो पैसा है उन लोगों का जो खरीदार हैं और दूसरी तरफ
एक कंस्ट्रक्शन का भी काम हुआ, चाहे वो 50% या 60% हुआ हो, ऐसे हालात में उस प्रोजेक्ट का क्या होगा? रेरा उस प्रोजेक्ट के साथ क्या करेगी? देखिए, रेरा के पास दो ऑप्शंस हैं। रेरा चाहे तो उस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करके उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो अपने हाथों में लेके कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करा सकती है। रेरा के पास ये भी पावर है कि रेरा उस प्रोजेक्ट को फर्दर जो है सेल करके या बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट किसी और प्रमोटर को लाके उसकी बैलेंस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करा सकता है। इन ल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज विच रेरा जनरली अंडरटेक्स, जो भी अनसोल्ड इन्वेंट्री है, देखिए आफ्टर ऑल आप किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे तो कुछ कॉस्ट जो भी आदमी उसको डेवलप कर रहा है इनकर करेगा, और ये एक बिजनेस पर्सपेक्टिव है कि इफ़ वी आर इन्वेस्टिंग टाइम एंड मनी, एक रीजनेबल रिटर्न की उम्मीद हर कोई रखता है। तो जनरली इन केसेस में क्या होता है कि अगर कुछ अनसोल्ड इन्वेंट्रीज हैं या कुछ अनसोल्ड इन्वेंट्रीज क्रिएट की जा सकती हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल कहीं 2.5 FAR परमिटेड है, 1.5 या 1.75 यूटिलाइज हुआ है, तो जनरली नए प्रमोटर्स को लाके एक ये लालच देके कि फर्दर अनयूटिलाइज्ड FAR को हम आपको डेवलप करने की परमिट देंगे, उन प्रोजेक्ट्स को जनरली रेरा कंप्लीट कराने की कोशिश करती है। अनटिल एंड अनलेस की कोई प्रोजेक्ट इस कंडीशन में कि जहां टोटल डेडलॉक है, स्टेलमेट है जी, तो वहां रेरा के पास भी कोई खास ऑप्शन नहीं रह जाता है बट टू रिकवर द मनी फ्रॉम प्रमोटर एंड टू गिव इट टू दी अलॉटीज। बट जनरली ऐसी सिचुएशन बहुत कम आती है, क्योंकि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आने के बाद जी, जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो डिफॉल्ट में जाते हैं, वो जनरली रेरा की कार्रवाई होने से पहले ही कोई ना कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर उनको लेके NCLT चला जाता है और वो अल्टीमेटली रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के एम्बिट में आ जाती हैं। श्वेता जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि जब हम इस तरह के प्रोजेक्ट फेलियर की बात करते हैं, ऐसे हालात में अलॉटी का पैसा और वो प्रोजेक्ट उसका सेव करना कितना ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि अगर कोई इस तरह का कोई प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो पाता तो उसको नुकसान भी बड़े लेवल पर होता है। नहीं, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर आप इस एक्ट को देखेंगे, इस एक्ट की सबसे ब्यूटी यही है कि अगर आप इसको स्टेज बाय स्टेज अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो बायर है या जो अलॉटी है उसके राइट्स को ऑलरेडी सेफगार्ड किया गया है जी, क्योंकि सबसे पहला जो स्टेप है वो रजिस्ट्रेशन का ही स्टेप है, जिसमें सारी की सारी जो तमाम जानकारियां हैं, जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो तमाम जानकारियां हैं, चाहे वो अप्रूवल्स हैं, गवर्नमेंट क्लियरेंस है, लेआउट प्लान है, सैंक्शन प्लान है, कितने अलॉटीज़ हैं, क्या क्या डेडलाइन है, जब ये सारी तमाम जानकारियां उस प्रोजेक्ट में आ जाती हैं, जो बायर के पास कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन पहले से ही हो जाती है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें जो ग्रेवियंस है, जो इसका जो इशू है वो बहुत ही कम रह जाता है, उसमें बहुत कम इशू रह जाता है। हाँ, कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये हमने नुकसान को भी कम से कम करने की कोशिश की है। बिल्कुल करने की कोशिश की गई है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप मैं वही आपको बताना चाह रही थी कि जैसे इसमें हमने एक चीज़ का जिक्र नहीं किया जो आई थिंक करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि अगर हम जैसे प्री रेरा की अगर हम बात कर रहे थे, तो जैसे इसमें कार्पेट एरिया की डेफिनेशन है, बहुत अच्छे से कार्पेट एरिया की डेफिनेशन बताई गई है, इसमें बिल्टअप एरिया की बात की गई है, सुपर बिल्टअप एरिया की बात की गई है। देखिए, पहले क्या होता था, प्री रेरा की अगर हम बात करें तो बिल्डर को ये जो होम बायर था उसको ये नहीं पता होता था कि जो पैसा दे रहा है वो कार्पेट एरिया के लिए दे रहा है, सुपर बिल्टअप एरिया के लिए दे रहा है या बिल्टअप एरिया के लिए दे रहा है। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो पेमेंट होगा, जो पैसा दिया जाएगा, वो सिर्फ कारपेट एरिया के लिए दिया जाएगा। तो अब ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कारपेट एरिया है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या क्या है और इसके अंडर क्या क्या आता है। देखिए, कारपेट एरिया वो एरिया है कि जिसके अंदर जितना भी आपका लिविंग एरिया है, जो कि जिसमें आप वॉल की जो थिकनेस है, इंटरनल वॉल्स तो उसमें काउंट होंगे, लेकिन जो वॉल की जो थिकनेस है, जो आउटर वॉल है, अगर जैसे आपकी अगर बैल्कनी जो अगर उस एरिया में इंक्लूडेड है, तो वो तो कार्पेट एरिया में फॉल होगा। लेकिन अगर बालकनी जो वो एक्सक्लूडेड है तो वो कार्पेट एरिया में नहीं आएगा, वो एक बिल्टअप एरिया में आ जाएगा। जैसे आपकी लिफ्ट हो गई, लिफ्ट लॉबी है या एक जो पार्किंग स्पेस है, ये सारे बिल्टअप एरिया में आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पहले के टाइम और रेरा आने के बाद ये चीज़ें जो ग्रीवियंस होते थे, जो बायर के जो छोटे छोटे होते थे, उन बातों को भी देखा जाए तो वजाहत की गई है उनकी, वो जो ग्रीवियंस है वो कंपैरेटिवली जो है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, लेकिन वो जो ग्रीवियंस है वो कम हो गए हैं क्योंकि उनको हमने उसी टाइम पे एड्रेस किया है। हाँ। आपने रजिस्ट्रेशन की बड़ी अच्छी बात कही। शांतनु जी, आपने भी कहा कि
के डेवलपर्स के लिए भी ज़रूरी है कि वो रेरा पर रजिस्ट्रेशन करें। क्या जो बायर्स है वो भी रजिस्टर करेगा वहाँ पर, उसके लिए ज़रूरी है, या सिर्फ वो वहाँ पर चेक कर सकता है? नहीं, सिर्फ चेक कर सकता है। देखिए, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी सिर्फ दो लोगों के लिए है, एक प्रमोटर और दूसरा जो रियल स्टेट एजेंट्स हैं। आपने देखा होगा रेरा के एक्ट आने के पहले जी, आपको जनरली जो है करीब करीब ऑलमोस्ट हर जगह, आप जहाँ भी कहीं नई नई सोसाइटी डेवलप हो रही होती थी, आपको प्रॉपर्टी डीलर्स के बोर्ड, प्रॉपर्टी डीलर्स के जी, ऑफिसेस वो दिखते बहुत थे। होते हैं वो लोग। बहुत होते थे। एक्ट आ जाने के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को एज ए एजेंट नहीं रजिस्टर कराया है रेरा अथॉरिटी में, वो किसी भी सेल को फैसिलिटेट नहीं कर सकता रियल स्टेट अथॉरिटी में। अब आप हमारे परिप्रेक्ष्य में देखें तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ बाईपास और कुछ ना कुछ तोड़ निकाल लिया जाता है। क्या सब सारे एजेंट्स के लिए अब लाजमी है कि उनका भी वहाँ पर नाम और उनकी पूरी डिटेल वहाँ पर हो? रजिस्ट्रेशन कराना अब मैंडेटरी है, बोथ एजेंट्स के लिए भी और प्रमोटर्स के लिए भी। यानी उनके अगर पैन कार्ड कोई भी शख्स किसी के पास अगर कोई एजेंट आता है और वो किसी प्रॉपर्टी के ताल्लुक से उसे कुछ बताता है, तो उसकी डिटेल एक बायर, एक खरीदार रेरा के पोर्टल पर जाकर के चेक कर सकता है कि वो वाकई एक सही एजेंट है या कोई उसको गलत धोखा देने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जो एजेंट है, जो जिसकी हम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, जिसको, क्योंकि रेरा जो एजेंट है उसको अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस पोर्टल में रजिस्टर करना है। अपना पैन कार्ड डिटेल है, अपना नेम है, कितने प्रोजेक्ट वो हैंडल कर रहा है, कितने टाइम से वो हैंडल कर रहा है, अपनी जो सारी डिटेल है उसको रजिस्टर करना है। क्योंकि जो देखिए, अगर आप इसके रोल की बात करेंगे, अगर आप इसको देखेंगे, जो रियल एस्टेट एजेंट है, ही एक्ट एज अ मीडिएटर। जी, ही एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन द builder and the allotee. So therefore, so it becomes the duty of the real estate agent to register himself in the रेरा पोर्टल। किसी भी कानून का अहम पहलू हमें ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है कि जब उसके नाफिज होने के बाद, उसको लागू हो जाने के बाद एक वक्त निकलता है तो वो फैसले अथॉरिटीज़ के पास जाते हैं, उसके बाद अदालतों में भी जाते हैं। तो हमारी अदालतें इनके ताल्लुक से कुछ अहम फैसले देती हैं, उनको भी हम आज की इस पेशकश में समझने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर से वो पूरा प्रोसेस, अगर हम अथॉरिटी की बात करें और उसके बाद अगर कोई उस फैसले से मुतमईन नहीं होता और वो आगे जाता है। शांतनु जी, अगर हम इसके प्रोसेस की बात करते हैं कि किस तरह से अथॉरिटी में डिस्प्यूट्स जाते हैं, उसके बाद उनको किस तरह से एड्रेस किया जाता है, किस तरीके से जुर्माने आयद किए जाते हैं, और अगर वहाँ से कोई मुतमईन नहीं होता तो क्या वो अदालतों का रुख कर सकता है? इस पर मैं चाहूँगा आप रोशनी करें। देखिए, किसी भी प्रकार की ग्रीवेंस किसी भी अलॉटी को है, साइट प्लान से रिलेटेड, डिले इन पोजेशन से रिलेटेड, तो उसके लिए वो अथॉरिटी में कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अथॉरिटी को इस एक्ट के तहत एम्पल पावर्स दिए गए हैं कोई भी ऑर्डर्स पास करने के और उसको इम्प्लीमेंट कराने के। क्या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से? वो दोनों तरीके से कंप्लेंट्स होती हैं। अलग अलग रेराज ने अपने जो बाईलॉज और रूल्स बनाए हैं उसमें उन्होंने प्रोविजन रखा है। मोस्टली रेराज हाइब्रिड ऑप्शंस का आपको फैसिलिटी दे रही हैं, आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों से कर सकते हैं। कुछ रेरा हैं जहां इनिशियली अभी टीदिंग ट्रबल कुछ पिछले दिनों सुनने में आई थी कि ऑनलाइन प्रोसेस में हो रही है, बट वो भी इस प्रोसेस में है कि वो भी ऑनलाइन पे शिफ्ट होंगे। सेकेंड जो मेन हर्डल आता है वो होता है एग्जीक्यूशन का। जी, इस एक्ट के अंदर कोई भी ऑर्डर या कोई भी डायरेक्शन अगर रेरा अथॉरिटी पास करती है तो उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए उसके पास सफिशिएंट पावर्स हैं। यदि कोई पेनल्टी इंपोज हुई है या कोई कंपनसेशन अवार्ड हुआ है, उसके लिए आरसी इशू की जाती हैं, और आरसी इशू करने के बाद वो लोकल तहसील लेवल से जो है सपोर्ट लेते हैं और उन आरसीज को इम्प्लीमेंट कराते हैं। अगर कोई क्लेम या डैमेजेस के रूप में है तो उसके लिए एडजुडिकेटरी अथॉरिटी का भी प्रोविजन एक्ट में दिया गया है। एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज को जो है एडजुडिकेटरी अथॉरिटी बनाया गया है, वो भी रेरा के ही अंडर होता है, और वो दूसरे तरह के डैमेजेस, से फॉर एग्जांपल आप कहीं रेंटेड अकोमोडेशन पे रह रहे हैं और बिल्डर की डिले की वजह से आपको रेंट पे करना पड़ा है, तो इन टाइप के डैमेजेस एडजुडिकेटरी अथॉरिटी के पास होते हैं। यदि कोई प्रमोटर अथॉरिटी द्वारा पारित किए गए किसी भी आदेश से नाखुश है जी, या अपील फाइल करना चाहता है, तो उसके लिए एक रेरा एपेलेट अथॉरिटी भी बनाई गई है। रेरा एपेलेट अथॉरिटी में अपील फाइल करने का बेसिक थ्रेशोल्ड है कि 30% ऑफ दी पेनल्टी इम्पोज्ड आपको वहां पे एज अ प्री कंडीशन जमा करानी पड़ेगी। डिस्क्रिशन है, 30 से कम नहीं हो सकता है। कहीं कहीं रेरा एपेलेट अथॉरिटी 70% की भी कंडीशंस इंपोज करती है, कई जगह 100% की भी कंडीशन इंपोज करती है। 30% नॉट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट बट प्रिंसिपल प्लस पेनल्टी का 30% होता है। तो इनिशियली बहुत सारी रिट पिटिशंस और इवन सुप्रीम कोर्ट तक मैटर्स पहुंचे थे कि 30% कांट बी अ प्री कंडीशन एंड 30% डजंट मीन प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्लैरिफाई कर दिया 30% इज द बेसिक थ्रेशोल्ड विच मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट उसका 30%। उसका 30%। ये एक इशू था जो काफ़ी दिनों तक एजिटेट होता रहा और अब ये फाइनली सेटल डाउन हो चुका है।
दूसरा इशू जो सुप्रीम कोर्ट तक लिटिगेट हुआ था वो ये था कि जो पेनल्टी लगाने का पावर है जी, वो सिर्फ डैमेजेस के लिए एडजुडिकेटरी अथॉरिटी के पास है। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया है कि एडजुडिकेटरी अथॉरिटी मीन्स अ रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, और जो एंसिलरी डैमेजेस हैं जी, उनको इंपोज करने की पावर सिर्फ जो है एडजुडिकेटरी अथॉरिटी के पास है, वो रेरा अथॉरिटी नहीं कर सकती है पर से। अपील का जो भी आउटकम हो उसके खिलाफ जो है आप हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226 रेड विद 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और उसके आगे जो भी अग्रीव्ड होता है वो आर्टिकल 136 में सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है। तो ये एक मैकेनिज्म है, ये एक जुडिशियल हायरार्की है जो कि सेटअप की गई है इस एक्ट के आने के बाद। पूरा देखा जाए एक निज़ाम दिया गया है कि अगर कहीं भी कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको आप इस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इस तरह से हल कर सकते हैं और इंसाफ ले सकते हैं। लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं कि जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी जगहों पर हमें इश्तिहारात मिलते हैं, एडवर्टीजमेंट मिलते हैं, और कभी कभार वो एडवर्टीजमेंट गलत भी होते हैं। श्वेता जी, क्या इस तरह के एडवर्टीजमेंट पर भी इस कानून में कोई सख्ती बरती गई है कि कोई भी जो डेवलपर्स है, कोई भी प्रमोटर है, इस तरह के ज़रिए लोगों को मिसलीड या मिस इन्फॉर्म ना करे, गलत जानकारी, गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए? बिल्कुल, ये क्योंकि देखिए आप कोई भी प्रोजेक्ट है अगर उसको इनिशिएट करना है, जैसे हमने पहले बहुत बार इस आज की डिस्कशन में हमने बात करी रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट की। अगर बिल्डर को या डेवलपर को अपना कोई भी जो प्रोजेक्ट है अगर उसको सेल करना है, उसको मार्केट करना है, उसको एडवर्टाइज करना है, उसकी जो पूरी की पूरी जो उसकी जानकारी है वो उसके पोर्टल पे होनी चाहिए। कंसर्न जो स्टेट का रेरा का पोर्टल है उस पर आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो बायर है देखिए वो अपनी जो हार्ड अर्न जो मनी है वो उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही इन्वेस्ट करेगा कि जो उसको इंफॉर्मेशन उस पोर्टल पे दी गई है। लेकिन अगर इन केस इफ़ द इंफॉर्मेशन फाउंड टू बी इनकरेक्ट, अगर वो मिसलीडिंग है, तो जो बायर के पास राइट है, क्योंकि वो जो रेरा का जो भी मैटर है वो अपनी जो रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है उसमें कंप्लेंट फाइल कर सकता है, और अगेन दिस इज सब्जेक्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द अथॉरिटी। तो उसके अगेंस्ट जो डैमेज है या जो कॉम्पनसेशन है जो अथॉरिटी है वो ऑर्डर पास कर सकती है। हमारा जो कार्यक्रम बिल्कुल आखिरी मरहले में पहुंच गया है। मैं यहाँ पर सिर्फ ये जानना चाहूँगा अपने दोनों खास मेहमानों से कि बहुत ही कम शब्दों में अब हम इसको कंक्लूड करेंगे, क्या कुछ और होना बाकी लगता है अभी आपको कि इसके अंदर और कुछ होना चाहिए ताकि इसको हम और ज़्यादा बेहतर कर सकें और इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा वुसअत, इसको और ज़्यादा फ़रोग दे सकें, आगे ले जा सकें? शांतनु जी। देखिए, मेरा मानना है कि जो इस एक्ट के आने के बाद रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी इसको सक्सेसफुल बनाने और बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं लैगिंग है अभी भी। अक्सर ये देखने को मिला है कि कई सारी रेरा अथॉरिटी, इवन रेरा एपलेट अथॉरिटी नॉन फंक्शनल हो जाती हैं बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कोरम। आइदर अ पर्सन रिटायर्स और ही हैज़ रिजाइन एंड देयर आफ्टर जो फ्रेश इनकमिंग होती है, इनकम्बेंट होते हैं, वो नहीं आते हैं टाइम से। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, पेंडेंसी बढ़ने का बहुत बड़ा कारण ये भी है कि अथॉरिटी में हैंडफुल लोगों को अपॉइंट किया गया है। अभी हमें मैन पावर चाहिए, मैन पावर्स और बढ़ाने की, मेंबर्स का और नियुक्ति करने की, टाइमली उनको जो है अपॉइंट करने की, जिससे कि पेंडेंसी कम हो सके। जी श्वेता मैम। और मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि देखिए इसमें एक प्रावधान है जो बात करता है एडवोकेसी मेजर की, कि हम इसको आगे क्या देखते हैं, जो फ्यूचर है जो रेरा का। देखिए इसमें समाज में जागरूकता लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है जागरूकता लेके आना अबाउट रेरा। क्योंकि 2016 से अगर हम 8-9 साल के बाद भी बात करें तो जो होम बायर है उसको अभी वो इतना इस लॉ के बारे में अवेयर नहीं है, क्योंकि जो अवेयरनेस की जो जिम्मा है या जो ओनस है वो लाए होता है अथॉरिटी पे टू कंडक्ट रेगुलर वर्कशॉप जी, टू सेंसिटाइज द सोसाइटी अबाउट द रेरा, अबाउट द लॉ, अबाउट द लेजिस्लेशन। तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम को अगर हमें इसको फ्यूचर को देखना है, सक्सेसफुल देखना है, तो हमें समाज को जागरूक करना इस कानून के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो जागरूकता के लिए इस कार्यक्रम को, इस पेशकश को भी आपके सामने लाया गया ताकि आप इसके ज़रिए जान सकें। यहाँ पर ईमेल के ज़रिए एक सवाल आ रहा है जिसको मैं शांतनु जी से पूछना चाहूँगा कि हमारी जो अनऑथराइज कॉलोनीज़ हैं, क्या उनके ताल्लुक से भी रेरा कुछ कहता है या अथॉरिटी की कोई जिम्मेदारी है? देखिए, रेरा एक्ट में एक बेसिक थ्रेशोल्ड है, मिनिमम नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी देयर टू बिंग अ प्रोजेक्ट विद इन द पर्व्यू ऑफ रेरा एक्ट। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस अगर उस पैमाने से कम है तो उनका इसमें इंक्लूजन नहीं हो सकता है, बट यदि वो नंबर थ्रेशोल्ड क्रॉस करती हैं तो रेरा अथॉरिटी के पास कहीं ना कहीं पावर है
उन लोगों को पकड़ने की, धरपकड़ करने की, उनको जो है इसके परव्यू में लाने की। बट देखिए, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रियल स्टेट सेक्टर पर से जब डेवलप होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कंपनी होती है, एक चेहरा होता है। एक चेहरा। जब आप बात करते हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन की, तो उसके पीछे के चेहरे ढूंढ पाना और उन्हें पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं रेरा जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको कर्ब करने के लिए अभी रेरा को और पावर देने की ज़रूरत है, और इंफ्रास्ट्रक्चर देने की ज़रूरत है, और इसमें और बहुत सारे चेंजेस लाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन जिस तरीके से एक खुशाइन कदम 2016 में उठाया गया, 2017 में उस कानून को नाफिज किया गया, उसके असरात देखने को मिले, और हमारे जो ख़रीदार हैं, बायर्स हैं, उनको भी इसका फ़ायदा हुआ और डेवलपर्स ने भी उसका फ़ायदा हासिल किया। कुल मिलाकर के रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर शफाफियत लाई गई और जवाबदेही तय की गई। मैं अपने दोनों मेहमानों का आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने तजुर्बे से आज के इस मौजू पर रोशनी डाली, और हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने भी, हमारे नाजरीन ने आज की इस पेशकश से ज़रूर कुछ ना कुछ अहम मालूमात और फ़ायदा हासिल किया होगा। इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करेंगे और आपको छोड़े जाते हैं कानून से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात के साथ। फिर हाजिर होंगे अगले मौजू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। पेमेंट फेल। पेमेंट फेल? लेकिन